दिसंबर 2024 का ये महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रात के अंधेरे में 9 साढ़े 9 बजे का इस समय हो रहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पूजा, वो आंखों में आंसू लिए सुनसान रोड की तरफ चुपचाप चल रही थी। वो अनजान दिशा की तरफ चलती जा रही थी और वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहती थी। पूजा जब चलते चलते इसी तरीके से एक पुल के पास पहुंचती है तो वहां जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है। जैसे ही वहां चुपचाप खड़ी हुई और नीचे की तरफ देखना चाहती थी, हालांकि अंधेरा इतना ज़्यादा था कि नीचे उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो गहराई का अंदाजा लगा रही थी। कुछ देर पूजा जब इस तरीके से वहां पर खड़ी रही तो कई सारी गाड़ियां आ रही जा रही थी, लेकिन किसी को किसी से क्या ही मतलब होता है। पूजा उस रेलिंग के ऊपर चढ़ने को कि तभी वहां पर पीछे से कोई शख्स आ जाता है। वो अपनी मजबूत बाहों में पूजा की कमर को पकड़ लेता है और उसको हवा में लहराता हुआ दूसरी तरफ घुमा देता है। पूजा बहुत ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है, उसको छोड़ देने के लिए कहती है, लेकिन ये शख्स जो था अपनी बाहों की गिरफ्त को इतना मजबूत कर चुका था कि पूजा चाह के भी उसकी गिरफ्त से छूट नहीं पा रही थी। पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी मुझे छोड़ दो, अब मुझे जीना नहीं है। लेकिन जो ये शख्स था अब पूजा को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी ये बात सुनने के बाद पूजा बहुत ज़्यादा तिल मिलाती है। खैर ये जो शख्स था जिसका नाम अमित था, ये पूजा को उस पुल से थोड़ी दूर पे ले आता है। थोड़ी दूर लाने के बाद ये इसको छोड़ देता है। पूजा को जैसे ये छोड़ता, पूजा ज़मीन पर गिर जाती है और ये बैठ जाती है। जो अमित था ये भी इसके पास जाके बैठ जाता है। पूजा जो थी वो रोती है, वो कहती तुम आखिर हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या मतलब है, जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने दो। लेकिन अमित कहता है कि मैं तुम्हें जो तुम करने जा रही थी वो करने दे नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने तो कम से कम तुम ये काम नहीं कर सकती हो। पूजा कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, तुम्हें क्या पता मेरे ऊपर मुसीबतों का कितना बड़ा पहाड़ टूट चुका है और मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होकर रह चुकी है। अब यही रास्ता मेरे लिए अंतिम रास्ता बचता है। अमित कहता है कि ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारी सोच है। ज़िंदगी बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम अगर इस तरीके से काम कर लोगी तो कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफ़ी करोगी। पूजा कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। लेकिन जो अमित था वो पूजा को कैसे छोड़ के जा सकता था। अमित की जो कार थी थोड़ी दूर पे खड़ी हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जो अमित है ये अपने घर की तरफ जा रहा था अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद, और जैसे ये जा रहा था तो इतनी रात को इतनी सुनसान रोड पे इसको कोई महिला नजर आई। जब इसको ये महिला नजर आई तो इसके दिमाग में थोड़ा खुटका हुआ। ये थोड़ा सा पुल से आगे निकलने के बाद अपनी कार को ब्रेक लगाता है और इस महिला को देखने की कोशिश करता है। जिस हिसाब से ये पूजा वहाँ पर खड़ी हुई थी और रेलिंग से नीचे की तरफ देख रही थी तो इसको और शक हुआ कि जरूरी कोई ना कोई गलत काम करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। अमित जो था इससे रहा नहीं गया, ये वहाँ से दौड़ के आता है और जैसे ही पूजा रेलिंग पे चढ़ी वैसे ही अमित ने इसको पीछे से पकड़ लिया था। अब इसके आगे हुआ ये कि जो अमित है ये पूजा को अपनी कार की तरफ ले चलता है। पूजा से कहता है तुम मेरे साथ चलो, अभी तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और तुम अभी कोई भी गलत फैसला ले सकती हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगी, मुझे अपनी सारी बात बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद करने का विश्वास तुम्हें दिलाता हूँ। पूजा जो थी बहुत रो रही थी, मना कर रही थी, लेकिन जो अमित था अब पूजा का हाथ कस के पकड़ लेता है। पूजा उसको गालियाँ बकती है, चीखती है, चिल्लाती है, उसको मना करती है। जब अमित पूजा का हाथ नहीं छोड़ता है तो पूजा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसके हाथ पे जोर से अपने दांतों से काट लेती है। पूजा ने इतनी जोर से अमित के हाथ पे काटा था कि इसके हाथ पे घाव हो जाता है और इसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। रात का अंधेरा था, दिखाई कोई खास दे नहीं रहा था, लेकिन जो ये अमित था उसके बावजूद भी पूजा का हाथ नहीं छोड़ता है। पूजा को ये अपनी कार तक ले जाता है और कार में इसको बिठा लेता है। पूजा कार में बैठती है और अब जब इस तरीके से वो बैठ जाती है और जब कार के अंदर की जो केबिन लाइट होती है, अमित जब उसको जलाता है अपने हाथ को देखने के लिए, तो वहाँ पर पता लगता है कि पूजा के दांत उसकी चमड़ी के अंदर घस चुके थे और उसमें से लगातार खून बह रहा था। ये चीज़ जब पूजा देखती है वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है। जब पूजा अमित का इस तरीके से हाथ देखती है तो उसको अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लग जाते हैं। वो अमित से कहती है कि देखो मैं इतनी ख़राब और इतनी बेगैरत लड़की हूँ कि तुम मेरा अच्छा करना जा रहे थे और मैंने तुम्हारा ही हाथ पे काट लिया और तुम्हें ही जख्मी कर दिया है। तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जिसकी भी ज़िंदगी में जाऊँगी उसकी ज़िंदगी में तेल का मचेगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूँगी। अमित कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी गलत सोच है। अमित जो था अपनी कार का फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और अपने घाव के ऊपर पट्टी बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक हाथ से तो पट्टी लिपटती नहीं है। यहाँ पर पूजा जो है वो सेवलॉन वगैरह लगा के उस घाव को साफ करके अमित के उस घाव के ऊपर पट्टी बांध देती है। अब ये दोनों चल पड़ते हैं। रास्ते में अमित पूजा से पूछता है कि तुम रहने वाली कहाँ क्यों और आखिर तुम इतना बड़ा कदम उठाने के लिए यहाँ पर पहुंची क्यों। तो यहाँ पर जो पूजा अमित को कहानी सुनाती है उसको सुनने के बाद जो अमित है उसकी आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं, क्योंकि पूजा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो शायद कोई भी लड़की ज़िंदगी में सोच नहीं सकती है।
तो क्या थी पूरी कहानी पूजा की, जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये कहानी है बिहार की। बिहार में एक जगह है मधुबनी। मधुबनी में रहा करती थी पूजा। पूजा 26 साल की हो चुकी थी और जो पूजा है इसके परिवार में इसके माता पिता और इसका एक छोटा भाई था। पूजा जैसे जैसे जवान हो रही थी तो इसके पीछे तमाम तरह के लड़के पड़ा करते थे और सब इसको अपनी प्रेमिका बनाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। लेकिन पूजा कभी किसी भी लड़के के ऊपर इस तरह से तवज्जो दिया नहीं करती थी कि तभी इनके घर पे एक किराएदार रहने के लिए आया। लड़का नौजवान था, अच्छा खासा था, 28 साल का था। कहीं पर ये जॉब किया करता था, पैसा भी अच्छा खासा कमाया करता था। जब इस तरीके से लड़का इस घर के अंदर रहने लगा जिसका नाम रघु था, तो पूजा के माता पिता की खूब ज़्यादा हेल्प किया करता था। पूजा के छोटे भाई को वो पढ़ा दिया करता था और इसके पिता के कारोबार में भी काफ़ी हेल्प कर दिया करता था, उनको अच्छी अच्छी सलाह दिया करता था। पूजा की माँ की कभी तबीयत खराब हो जाती तो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया करता था, दिन भर उनकी सेवा किया करता था। इस तरीके से जो रघु है वो पूजा और पूजा के घर वालों के सामने एक बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन के पेश आ रहा था। अब इतना अच्छा लड़का, बोलने में भी अच्छा खासा था, कमाई भी अच्छी किया करता था, जॉब अच्छी किया करता था और घर वालों की इतनी केयर भी किया करता था। तो घर वाले एक तरीके से रघु के ऊपर अपने बेटे की तरह विश्वास करने लगे। यहाँ पर पूजा भी कहीं ना कहीं रघु को पसंद करने लगी थी। अब इस तरह से समय बीतता चला गया। 6-7 महीने के लगभग कई समय बीत जाता है और यहाँ पर जो रघु है पूजा से कभी भी किसी भी तरह से उसने गलत बात नहीं करी, नहीं पूजा को कभी प्रपोज करने की उसने कोशिश करी। और जब भी ये पूजा से बात किया करता था तो या तो दाएं बाएं देखा करता था या नीचे देखा करता था, लेकिन पूजा की तरफ टकटकी लगा के कभी नहीं देखता था। पूजा को कहीं ना कहीं रघु का जो ये व्यक्तित्व था ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगा। खैर एक दिन ऐसा ही हुआ कि तभी जो पूजा की माँ है पूजा से कहती है कि बेटा तुम्हारी मौसी का फ़ोन आया था, वो कुछ सामान देना चाहते हैं, तुम उनके घर से जाके ले आओ। पास के गाँव में इसकी मौसी रहा करती थी। पूजा घर से निकलने को होती है कि तभी जो रघु है वो पूजा से कहता है कि तुम अकेली कैसे जाओगी, मेरे पास बाइक है, हम दोनों बाइक से जाके आ जाते हैं। पूजा के माता पिता भी मान जाते हैं कि चलो ठीक है बेटा तुम रघु के साथ चली जाओ। पूजा रघु की बाइक पे पीछे बैठती है और ये मौसी के यहाँ चल पड़ते हैं। खैर ये मौसी के यहाँ पहुँच जाते हैं और मौसी के यहाँ पहुँचने के बाद जो भी इनको सामान लेना था वो लेके ये बाइक से वापस आने को होते हैं कि तभी एक जगह रास्ते पे जो रघु है बाइक को रुकाता है। ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के अंदर पूजा को लेके चला जाता है। वहाँ पर पूजा को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है, पिलाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते ही है। वहाँ पर जो रघु है पूजा का हाथ पकड़ लेता है। पूजा तो पहले से रघु को कहीं ना कहीं पसंद किया करती थी, तो जैसे रघु ने पूजा का हाथ पकड़ा तो इसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पूजा के माथे पे पसीने की बूंदें छाने लगी और पूजा कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब मान चुकी थी कि आज रघु जो है उससे अपने प्यार का इजहार करेगा। रघु पूजा का हाथ पकड़ के थोड़ी देर बैठा रहता है, उसके हाथ की गर्मी को महसूस करता है। पूजा भी रघु के हाथ की गर्मी को महसूस कर रही थी। एक दूसरे के नज़दीक होने का जो ये आनंद है ये दोनों थोड़ी देर खामोशी से लेते रहते हैं। रघु जो था पूजा के सारे हाव भाव को नोटिस कर रहा था। इसके माथे पे जो पसीने की बूंदें आ चुकी थी, जो पूजा के हाथ अब हल्के हल्के कपकपाने लग गए थे। पूजा जो थी बार बार अपने होठों को अपने दांतों से काट रही थी, बीच रही थी। तो यहाँ पर रघु जो था वो अच्छे से समझ चुका था कि पूजा अब कितने कमज़ोर हालातों से गुजर रही है। यहाँ पर जो रघु है पूजा को बिना कुछ कहे वैसे ही हाथ पकड़ के वहाँ से उठता है और पूजा को अपनी तरफ खींचते हुए बाहर लेके आ जाता है। पूजा और रघु दोनों बाइक पे बैठते हैं। यहाँ पर रघु ने जब पूजा से कुछ भी नहीं कहा तो पूजा के मन में हजारों सवाल उठने लगे। न जाने इसके मन में क्या क्या बातें आने लगी कि आखिर रघु ने उसको अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया, जबकि तमाम तरह के आज तक के जो भी लड़के उसकी ज़िंदगी में आए सबने पूजा को मुंह फट की तरह, सबसे पहले दिल फेंक आशिक की तरह अपने प्यार का इजहार किया। पूजा को पसंद करते थे, ये सब चीज़ें बोली है, लेकिन रघु ने ऐसा क्यों नहीं करा। अब यहाँ पर जो पूजा है उसके लिए रघु एक बार फिर से सवाल बन चुका था। रघु थोड़ी देर फिर बाइक चलाता है और यहाँ पर अब शाम ढलने लगी थी, अंधेरा होने लगा था कि तभी एक सुनसान जगह पर रघु जो था ये अपनी बाइक का स्टैंड लगा देता है। पूजा का हाथ पकड़ता है। पूजा बाइक से नीचे उतर चुकी थी। रघु इसका हाथ पकड़ते हुए खेतों के बीच में ले जाता है। यहाँ पर बैठकर जो रघु है पूजा के गालों पे अपना हाथ लगाता है, उसको सहलाता है। पूजा को एक मदहोशी छाती जा रही थी। पूजा अपने आप का कंट्रोल जो थी वो खोती जा रही थी। थोड़ी देर में जो रघु है उसने बिना अपने मुंह से कोई शब्द निकाले, बिना पूजा को कुछ कहे, पूजा को अपने इतना बस में कर लिया था कि पूजा चाह के भी रघु से दूर नहीं जा सकती थी। यहाँ पर पूजा से जब कंट्रोल नहीं हुआ उसने रघु को अपने गले से लगा लिया और जो रघु था उसने भी पूजा को अपनी बाहों में कस लिया। थोड़ी देर में पूजा और रघु जो था ये अपनी सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। यहाँ पर पूजा को भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, संतुष्टि थी और यहाँ पर रघु जो था उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये रास्ते भर बिना कुछ एक दूसरे को बोले, बिना कोई बात किए अपने घर की तरफ लौट आते हैं। जब घर आते हैं तो ये जो रघु था अपने रूम में जाके आराम से सो जाता है। पूजा भी
नहाती है, फ्रेश होती है और उसके बाद खाना वाना खा के अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन न तो रात भर रघु को नींद आ रही थी, न पूजा को नींद आ रही थी। पूजा बताती है कि उस तरीके से जो रघु है उसने जो पूजा को बिना कुछ कहे सिर्फ एहसासों के बलबूते इतना मजबूर कर दिया था उस रात। तो पूजा अपनी ज़िंदगी के जो हसीन सपने थे रघु के साथ इमेजिन करने लगी थी। इसी तरीके से इनके दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। अब पूजा और रघु जो थे बिल्कुल प्रेमी प्रेमिका की तरह बातें किया करते थे। पूजा रघु की एक झलक देखने के लिए बेसब्र हो जाया करती थी और जो रघु था वो भी पूजा को देखने के लिए बेसब्र हो जाया करता था। अब इन दोनों के बीच में जो ये सिलसिला था ये कंटिन्यू चलता रहा। 4-5 महीने बीत जाते इसी तरीके से कि एक दिन पूजा और रघु इन दोनों को ये सारा काम करते हुए गांव के कुछ लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये खेतों में इस तरीके से लगे पड़े थे। जब गांव के लोगों ने देखा तो वहाँ पर तो पूरे गांव के अंदर इन दोनों की बेइज्जती होने लगी। जब बेइज्जती होने लगी तो यहाँ पर जो पंचायत रखी गई गाँव में, पंचायत ने रघु को भी पकड़ रखा था और पूजा को भी पकड़ रखा था। और इन दोनों ने जो हरकत करी थी वो वाकई पूरे गांव की नाक काटने वाली, सबको शर्मिंदा कर देने वाली बात थी। गांव के जो लोग थे वो रघु से कहते हैं कि तुमने हमारे गांव की बेटी के साथ इस तरीके की हरकत करी है तो इसका सज़ा तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकते हैं और हम तुम्हें सलाखों के पीछे ही पहुंचा सकते हैं। रघु यहाँ पर गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, माफ़ी मांगता है। पंचायत कहती है कि फिर तुम ऐसा है कि पूजा से शादी कर लो, क्योंकि जो तुमने गलती करी है उसकी ये दो ही सजा हो सकती है, या तो तुम पूजा से शादी करोगे या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। यहाँ पर जो रघु था ये मान जाता है कि ठीक है मैं पूजा से शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन न की जाए, नहीं तो उसका पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर पंचायत के सामने ये फैसला हो जाता है। पूरे गांव के सामने सारी चीज़ें खुल चुकी थी। यहाँ पर पूजा अपने घर आ जाती है। अब रघु उस घर के अंदर तो रह नहीं सकता था, क्योंकि सारे जब मामला खुल गया तो रघु को उस घर से जाना ही था। खैर जब पंचायत का फैसला हुआ तो उसके बाद जो रघु है ये उस घर को खाली करके दूसरा कमरा तलाश कर रहा था। लेकिन पूरे गांव में कोई भी इंसान रघु को कमरा किराए पे देना नहीं चाहता था, क्योंकि जो लड़का किसी घर की लड़की के साथ ऐसा कर चुका है तो उसको गाँव का दूसरा इंसान अपने घर में कैसे ही पेइंग गेस्ट बना ले। रघु दूसरे तीसरे गांव में जाकर एक कमरा किराया का लेकर वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। पूजा से इसकी रोज बात हुआ करती थी और पूजा के माता पिता से ही बात हुआ करती थी। पूजा के माता पिता भी कहीं ना कहीं खुश थे कि रघु जैसा उनका जवाई बनने वाला, दामाद बनने वाला है और इतना नेक और सुलझा हुआ लड़का इनका जवाई दामाद बनेगा तो इनकी बेटी की ज़िंदगी तो हमेशा खुशियों से भरी हुई रहेगी और रघु इनकी भी खूब ज़्यादा सेवा किया करेगा, इनकी भी खूब सहायता किया करेगा। लेकिन रघु ने न तो अपना घर का एड्रेस और न ही अपने बारे में कुछ भी इन सब लोगों को बता रखा था। अब यहाँ पर कुछ दिन बीतते हैं। पूजा रघु को लगातार कॉल लगा रही थी। रघु का मोबाइल फ़ोन बंद था। जब रघु का मोबाइल फ़ोन बंद हुआ तो पूजा को फिक्र हुई, घबराहट हुई। पूजा ने अपने माता पिता को बोला कि रघु जो है उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है, उससे उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। माता पिता को भी टेंशन होने लगी। ये सभी चल पड़ते हैं जहाँ पर रघु रहता था उस जगह पे। जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर एक रघु नाम का लड़का था जो आपके यहाँ किराए से रहता था, अब वो कहाँ पर है। तो जो वो घर वाले थे जिनके यहाँ पर रघु किराए से रहा करता था वो कहते कि यहाँ तो कोई रघु नाम का लड़का रहता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी गांव में रहा करता था और यही एड्रेस पूजा को उसने बताया था। लेकिन यहाँ जो जो जिसका मकान था वो साफ मना कर देता कि हमारे यहाँ तो कोई लड़का रहता ही नहीं और हम किराए पे मकान देते ही नहीं है। गली मोहल्ले में आसपास भी पता किया जाता है, लेकिन कहीं भी रघु नाम के किसी लड़के के बारे में कोई जानता ही नहीं था। यानी कि जो रघु है वो कहीं और से पूजा को कॉल किया करता था और उसने अपना गलत एड्रेस कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे ये बताया हुआ था। पूजा को पूरा पूरा विश्वास हो चुका था कि रघु उसको शुरू से ही धोखा दे रहा था और रघु ने उसको सिर्फ पाने के लिए सारा षड्यंत्र रचा था और उसका काम निकल गया। तो अब वो पूजा को धोखा देके जा चुका है। यहाँ पर पूजा और पूजा के घर वाले ये वापस घर आ जाते हैं और यहाँ आते हैं जब पता लगता है पूरे गाँव में कि रघु नाम का लड़का जो था वो भाग चुका है। अब पूजा के पास तो कुछ भी नहीं बचा जिस पे उसने इतना विश्वास किया था, जिसके प्यार में पागल होकर उसने अपनी सारी ज़िंदगी और अपना सब कुछ उसको सौंप दिया था। वो लड़का तो बहुत बड़ा फेरी भी निकला। अब पूरे गांव में इनकी थू थू होने लगी। पंचायत ने जो अपना फैसला दिया था वो दे चुकी थी। अब इसके बाद तो पंचायत को कोई मतलब नहीं था। उसके बाद तो जिम्मेदारी पूजा और पूजा के घर वालों की बनती थी कि रघु से अपनी बेटी की शादी करवा दे। लेकिन यहाँ पर इनके साथ तो ये बहुत बड़ा फरेब हो चुका था। पूजा और पूजा के घर वालों की ऐसी हालत हो चुकी थी अब ये गांव में किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे थे। पूजा के माता पिता फूट फूट के रोया करते थे कि अब हम तो जीने लायक बचे ही नहीं है, तूने हमारी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और तेरी वजह से हम आज किसी से भी नजरें मिलाने लायक नहीं रहे। अब पूजा जब इतनी बात सुनती है तो इसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये फूट फूट के रोया करती थी, लेकिन अब इसके आंसू को न तो पहुंचने वाला कोई इसके आसपास था और न ही पूजा को सहानुभूति देने वाला इसके पास कोई था। और जितने भी तमाम तरह के लड़के थे जो गाँव के थे वो सब पूजा के साथ ही सब काम करना चाहते थे। पूजा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो उस रात दिसंबर 2024 की पूजा अपने घर से निकल पड़ती है, क्योंकि इन सब चीज़ों का दोषी वो खुद को मान रही थी।
पूजा ने सोचा वही नहीं रहेगी तो उसके खिलाफ अब कोई क्या ही बात कर पाएगा, और कम से कम उसके माता पिता को तो दो बातें सुनने को नहीं मिलेगी। तो यही सोच विचार लेकर पूजा जो है ये इसी जगह की तलाश में थी जहाँ पर जाके वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर सके। और उसी रात अमित ने पूजा को बचा लिया। जब अमित को पूजा ये बात सुना रही थी तो उसकी आंखों से लगातार झरझर आंसू बह रहे थे, इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। पूजा बड़ी हिम्मत और बहुत साहस करके अपनी ज़िंदगी की ये बात अमित को बता रही थी। अमित की आंखों में भी आंसू आ चुके थे कि आखिर किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके किसी लड़के को क्या ही मिलता है। अगर रघु को किसी लड़की के साथ ये सब कुछ करना ही था, अगर उसको सिर्फ शारीरिक सुख ही चाहिए था तो कहीं भी चला जाता, पैसे दे के सारा काम कर लेता। तमाम तरह के ऐसे अड्डे, तमाम तरह की ऐसी लड़कियां, महिलाएं जो ये सब काम करती हैं किसी नेक और शरीफ लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके, आखिर किसी लड़के को क्या ही मिलता है। अमित अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर पूजा को कहता कि चलो मेरे साथ। पूजा अमित के साथ जाने से बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अमित की ज़िंदगी में कोई दुख लेके आए, या फिर उसको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि रघु ने तो उसको धोखा दिया और अमित उससे बड़ा धोखा इसको ना दे दे। ये बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी। तमाम तरह के सवाल इसके दिमाग में थे ही सही, लेकिन जो अमित था पूजा से कहता है कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो और मैं तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। पूजा को ये काफ़ी समझाता है और पूजा अच्छे से तो टूट चुकी थी शरीर, तो ये अमित के साथ चल पड़ती है। क्योंकि कहीं से तो इसको उम्मीद की किरण नजर आई रही थी कि कोई ना कोई तो इस दुनिया में है जो उसका साथ दे सकता है। ये अमित के घर में जाती है। अमित पूजा को कहता है कि तुम आज रात यहीं रुको, कल सुबह देखते कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पूजा है अमित के घर में एक कोने पे सोफे पे बैठी हुई थी। अमित उस रात को इस घर में अकेला ही था। अमित के जो माता पिता है वो किसी दूसरे शहर में शादी में गए हुए थे। उस शादी में अमित को भी जाना था, लेकिन 2 दिन बाद जाना था, क्योंकि शादी का जो प्रोग्राम था 2 दिन बाद होना था। इसके माता पिता पहले ही जा चुके थे। अमित और जो पूजा है ये सारी रात भर बातें करते हैं। अमित ने पूजा की सारी बात को जान ही लिया था, लेकिन जो अमित है पूजा को अब गुदगुदाने की, इसका थोड़ा मूड फ्रेश करने की कोशिश करता है। इसको खाना खिलाता है और पूजा को दिलासा देने की कोशिश करता है। 2 दिन हो जाते हैं। जो अमित के माता पिता है वो अमित को कॉल करते हैं कि आ जाओ बेटा शादी में। अमित कहता है ठीक है मैं ज़रूर आता हूँ। अमित को ये डर था कि अमित शादी में चला जाएगा तो ऐसा ना हो कि पूजा जो है पीछे से कोई गलत काम कर ले। अमित पूजा को कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। पूजा बहुत मना करती है, लेकिन अमित मानता नहीं है। पूजा और अमित ये दोनों कार में बैठकर दूसरे शहर चल पड़ते हैं शादी के लिए, और पूजा को ये नए कपड़े भी दिला देता है ताकि शादी में जाए तो शादी के हिसाब से तैयार होकर जाए। अमित जब उस शादी में पहुंचता है तो पूजा को देखकर इसके माता पिता हैरान रह जाते हैं कि आखिर अमित के साथ लड़की कौन है। अमित से पूछताछ की जाती है। अमित कहता है कि ये इसकी दोस्त है, इसको भी इसी शहर में आना था तो ये इसके साथ आ गया, यहाँ पे इसको लिफ्ट दी है, तो आज रात ये शादी को अटेंड करके सुबह चली जाएगी। अमित के जो माता पिता थे इनको शक तो हो चुका था कि अमित इनसे झूठ बोल रहा है, बात तो कुछ और है, लेकिन यहाँ से शादी का माहौल था तो ज़्यादा पूछताछी नहीं की गई। जो अमित और यहाँ पर अमित और जो पूजा है ये शादी में साथ साथ रहते हैं। जो आसपास के रिश्तेदार थे, जितने भी लोग थे, अमित और पूजा की जोड़ी को देखकर अमित के माता पिता से कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत लड़की, इसकी दोस्त है, तुम तो इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दो, लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अमित के माता पिता जब बार बार सबसे ये बात सुन रहे थे तो उनके मन में भी पूजा के लिए पॉजिटिव साइन आने लगे। उन्होंने कहा यार अमित और इसकी जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, और दोनों जब से इस शादी में आए एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं रहे। अब यहाँ पर पूजा तो जाएगी भी तो जाएगी कहाँ पे, क्योंकि सारे अनजान थे। उन सब अनजानों लोगों के अंदर सिर्फ एक अमित तो उसका जान पहचान का था, तो उसके साथ उसका रहना मजबूरी था। तो इन्होंने सोचा कि इन दोनों शायद हो सकता है अमित की गर्लफ्रेंड हो, और अमित ने इस मौके पे इसके माता पिता को मिलवाने के लिए इसको साथ में लाया हो। यहाँ पर शादी का डिनर वगैरह होता है। उसके बाद जो दूल्हा दुल्हन है वो स्टेज पे बैठे हुए थे कि तभी थोड़ा सा समय ऐसा मिलता है कि अमित और पूजा एक दूसरे से अलग होते हैं, कि तभी जो अमित की माँ है वो पूजा के पास जाती है। पूजा से कहती बेटा तुम्हारा क्या नाम है? पूजा कहती मेरा नाम पूजा है। कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? पूजा कहती मैं मधुबनी की रहने वाली हूँ। अमित की माँ कहती कि बेटा तुम अमित से प्यार करती हो। पूजा एकदम झेंप जाती है, उसकी नज़रें नीचे हो जाती है, उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल पाता। तो यहाँ पर जो अमित की माँ वो कहती है बेटा मैं समझ चुकी है, तो क्या अमित भी तुमसे प्यार करता है? अब पूजा यहाँ पर क्या ही जवाब दे, क्या ही बोले, उसके मुंह से तो कोई जवाब देने को नहीं निकल रहा था। और उधर जो अमित के पिता है वो अमित से इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ जो लड़की है इसका क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, क्या तुम इसको चाहते हो, तुम इससे प्यार करते हो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इस तरह की बात है। कि अगर तुम इससे प्यार करते हो तो मैं इसके माता पिता से बात कर लूँगा, तुम्हारी से मैं शादी करवा दूंगा। अमित के पिता जब ये बात बोलते हैं तो अमित के दिल में कहीं ना कहीं पूजा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही सही, ये उसकी मदद करना चाहता था। और 2 दिन जो पूजा के साथ ये रहा
तो ये कहीं ना कहीं पूजा को प्यार करने लगा था, लेकिन खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि पूजा से प्यार करता है या सिर्फ आकर्षण है या फिर उसके ऊपर सिर्फ तरस खा रहा है। लेकिन जब अमित से इसके पिता ने जब इस सारी चीज़ को क्लियर करा, उससे पूछा, तो अमित को कन्फर्म हो चुका था कि वो पूजा से शायद प्यार ही करता है। वो अपने पापा से कहता है कि हाँ पापा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और आपसे मिलवाने के लिए मैं इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। अमित के जो पिता थे वो अमित से कहते कि ठीक है, हम वापस चल के पूजा के घर वालों से बात करेंगे। अब वो शादी का प्रोग्राम होता है, ये चारों जने, पूजा, अमित और अमित के माता पिता, उसी कार में बैठ के वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये अपने घर पहुंच जाते हैं, पूजा भी इनके साथ ही थी। अब यहाँ पर जो माता पिता पूजा से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है। पूजा कहती माता पिता है और उसका भाई है। कि ठीक है बेटा, हमें तुम्हारे माता पिता से मिलना है। अब ये बात पूजा सुनती है तो एकदम उसका चेहरा लाल हो जाता है। अब वो क्या ही जवाब देती। कि यहाँ पर पूजा अमित जब अकेले में मिलते हैं तो पूजा कहती है कि तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी और मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझते हैं। अमित कहता तुमने क्या बोला, अगर मेरी माँ ने तुमसे कुछ पूछा तो। पूजा कहती मैं क्या ही बोलती, मेरे मुंह से तो कोई जवाब ही नहीं निकला। अमित कहता बहुत बढ़िया करा जो तुमने कुछ नहीं बोला। अब चलो तुम्हारे माता पिता से मिलेंगे और तुम्हारी और मेरी शादी की बात कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर पूजा है अमित के साथ कार में बैठ के अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जब ये अमित के साथ अपने घर पहुँचती है तो इसके माता पिता पूजा को देखते ही दौड़ के इसके पास आते, इसको गले से लगाते हैं। कहती है बेटी तू कहाँ चली गई थी। पूजा कहती बस मैं मरने चली गई थी। तो पूजा की माँ, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो पूजा को अपने गले से जोर से लगा लेती है। कहती बेटा तू ऐसा कदम कैसे उठा सकती है, तुझे मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला है, तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, किसी और की गलती की सजा तुझे क्यों मिलेगी। जिंदगी में ऐसा कदम कभी मत उठाना। अगर तू अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी ऐसा ऊंचा नीचा कर लेती तो हम तो जीते जी मर जाते। हम किसके भरोसे और किसके सहारे ज़िंदगी जीते। बेटा हुआ जो हुआ, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं है, लेकिन कभी ऐसा ज़िंदगी में कदम मत उठाना। एक बार हमारे बारे में ज़रूर सोच लेना। पूजा अपनी माँ से लिपट के रोने लग जाती, उसकी आंखों में आंसू थे। क्योंकि माता पिता का प्यार तो माता पिता का ही होता। बच्चे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, लेकिन माता पिता के दिल में बच्चों के लिए कभी प्यार कम नहीं होता। पूजा की ये बात समझ में आ चुकी थी। अब जो पूजा के पिता है वो पूछते कि ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। तो यहाँ अमित आगे आता है और अमित पूजा के माता पिता से कहता है कि मेरा नाम अमित है और मेरा घर पास के शहर में ही है। पूजा की सारी ज़िंदगी की कहानी जो थी ये मुझे बता चुकी है और मेरे माता पिता और मैं चाहते हैं कि मेरी शादी पूजा से हो। मैं यही बात आपसे करने के लिए आया था और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो कल मैं अपने माता पिता को आपके पास लेके आ जाऊँगा। पूजा के जो माता पिता थे उनको अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना नेक लड़का भी इस दुनिया में हो सकता है जो किसी लड़की की इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उससे शादी करने के लिए राजी हो। वो अमित से कहते कि बेटा हमारी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है, कोई लड़का इसको धोखा दे के जा चुका है और हमारी पूरे गांव में बदनामी हो चुकी है। अमित कहता है कि मुझे पूजा सब कुछ बता चुकी है, आपको उन सब चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने किसी को धोखा दिया तो उसकी सज़ा लड़की को ही क्यों मिले। और मेरी नज़र में पूजा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो पूजा के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। खैर यहाँ पर अब पूजा के माता पिता तो क्या ही कहते हैं, वो दोनों हाथ जोड़ के अमित का धन्यवाद करते हैं। अमित कहता है मेरे आगे हाथ जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप मेरे बड़े हो, बुजुर्ग हो और पूजा के माता पिता हो। तो यहाँ पर जो पूजा के माता पिता है वो कहते हैं बेटा अब हम क्या ही जवाब दें, हम तो इस लायक भी नहीं है कि हम तुम्हें ना बोलें या हाँ बोलें, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। अमित वहाँ पर पूजा के माता पिता के पैर छूता है, अपनी कार में बैठता है और वापस घर आ जाता है। अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि पूजा के माता पिता भी राजी हैं, अब हम कल चलेंगे और पूजा के घर जाके रिश्ते की बात कर सकते हैं। पूजा के माता पिता दूसरे दिन कार में बैठ के बहुत सारे गिफ्ट लेके पूजा के घर पहुंचते हैं। यहाँ पर आने के बाद पूजा के माता पिता से अमित के लिए पूजा का हाथ मांगा जाता है। जब ये रिश्ते की नींव रखी जा रही थी तो पूजा के पिता से रहा नहीं जाता। वह अमित को और अमित के पिता को लेकर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। पूजा के पिता अमित के पिता से कहते हैं कि भाई साहब, आप हमारी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए तो मांग रहे हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बात वो ऐसी है कि अगर आज मैं छुपा लूँगा तो कल आपके कानों में वो पहुँच ही जाएगी, आपको पता लग ही जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि कल को आपके बेटे की या मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो। अमित के पिता कहते हैं बताइए भाई साहब क्या बात है ऐसी। अमित बार बार बीच में टोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो पूजा के पिता हैं वो झूठ बोल के अपनी बेटी का रिश्ता किसी से करवाना नहीं चाहते थे। वो अमित के पिता से साफ कहते हैं कि भाई साहब हमारी बेटी की ज़िंदगी में पहले भी कोई लड़का था जिसका नाम रघु था, हमारे यहाँ किराए से रहा करता था और वो हमारी बेटी के साथ गलत काम करके पूरे गांव में हमें बदनाम करके पूरी पंचायत के सामने हमारी बेटी से शादी करने का वादा करके यहाँ से जा चुका है, भाग चुका है।
और हम इस बदनामी को लेकर इस गांव में रह रहे हैं। तो आपको ये सारी बात पता लगने के बावजूद अगर आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो मैं आपके चरण दो दो के पीने को तैयार हूँ। अमित के पिता, जो पूजा के पिता हैं, पहले तो उनको जोर से गले लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब, जो आपने ये बात मुझसे बताई है ये अमित हमें पहले ही बता चुका है, और किस कंडीशन में पूजा अमित को मिली थी यह भी अमित हमें बता चुका है। हमें ये सब चीज़ें पता है, लेकिन आज के बाद ना तो आप इस बात को दोहराएंगे और ना ही हमारी तरफ से कभी इस बात को उठाया जाएगा। आप निश्चिंत होकर अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में दे दीजिए, और आप निश्चिंत रहिए कि अमित और पूजा, इन दोनों का रिश्ता कभी ख़राब नहीं होगा। जब ये सारी बात हो जाती है तो पूजा के पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। अमित जो है पूजा के पिता को गले से लगाता है, उनके पास बैठता है, उनको हौसला और दिलासा देने की कोशिश करता है। यहाँ पर शादी की तारीख निकलवा ली जाती है। पूजा और अमित, इन दोनों की शादी फरवरी 2025 में कर दी जाती है। पूजा की जब शादी होती है पूरे गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि पूजा का रिश्ता इतने ऊंचे और इतने बड़े घर में कैसे हो गया। जलने वाले गांव में खूब सारे होते हैं। जब शादी हो रही थी तो कई सारे लोग जो पूजा और पूजा के घर वालों से जलते थे, चिढ़ते थे, और वो चाहते नहीं थे कि पूजा की ज़िंदगी में खुशहाली वापस लौट के आए, वो चुपके से, धीरे से, खामोशी से अमित के माता पिता के कान में ये बात डाल देना चाहते थे कि पूजा के साथ उसकी पिछली ज़िंदगी में क्या क्या हो चुका है। लेकिन पूजा के माता पिता को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि उनको तो अमित की, अपने बेटे की खुशी चाहिए थी, और पूजा को देखते वो पसंद कर चुके थे, और पूजा का जो नेचर था इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। खैर, ये शादी हो जाती है निर्विघ्न रूप से। उसके बाद पूजा अमित के घर आ जाती है अपने ससुराल, और अपने सास ससुर की बहुत ज़्यादा दिलो जान से सेवा करती है। पूजा इनके एहसानों तले दबी हुई है, और पूजा के घर वाले भी एक तरीके से अमित और अमित के घर वालों का एहसान ही मानते हैं कि उनकी वजह से उनकी बेटी की जो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, जो उनके जीवन में खुशियाँ रूठ चुकी थी, जो उनका जीवन उजड़ चुका था, इन्होंने उस वीरान और उजड़े हुए जीवन में वापस से खुशहाली और बहार लेके आए हैं। खैर, आज 1 साल हो चुका है, 2026 चल रहा है। पूजा और अमित अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।